चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच तत्व में विलीन हो गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सोमवार की शाम कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर 10 राजाजी मार्ग पर रखा गया, जहां कोरोना के सभी एहतियातों का पालन करते हुए उन्हें भरे मन से श्रद्धांजलि दी गई। आंखें नम हैं, दिलों में गम है। भरे गले अमर होने के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रणब दा को छोड़ते वक्त सब छटपटा रहे हैं, लेकिन सत्य जो है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। काश एक बार देख पाते। ये कसक तो प्रणब दा के चाहने वालों को अब जिंदगी भर रहेगी। चाहत तो थी कि उन्हें करीब से देखते, नश्वर शरीर को ईश्वर में विलीन होते निहारते। अनंत यात्रा पर निकले प्रणब दा के साथ चंद कदम और चल पाते, लेकिन कोरोना ने ऐसा करने नहीं दिया। पास जाना तो छोड़िए, अंतिम संस्कार भी नहीं देखने दिया। पार्थिव शरीर ही सही, लेकिन प्रणब दा को आखिरी बार देखने तक का मौका भी छीन लिया। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को निभाते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रणब दा को उनके घर से विदा किया गया। एक दूसरे से दूरी बनाए हुए कई लोग उनके साथ लोधी रोड के शमशान घाट तक गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। फूलों से सजी इस बंद गाड़ी में प्रणब दा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास तक पहुंचाया गया, लेकिन श्रद्धांजलि उनके तस्वीर को दी गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास से ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणब दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणब दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। ऐसे ही थे प्रणब दा, जिनके सब अपने थे, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के। वो सबको सुनते थे, तभी तो उन्होंने क्लर्क से सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। करियर की शुरुआत प्रणब दा ने साल 1962 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में बतौर क्लर्क की नौकरी से की थी। फिर वो पत्रकारिता में आए, फिर छात्रों को भी पढ़ाया और उसके बाद वो राजनीति में आए, जहां से कई मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो 25 जुलाई 2012 को देश के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पूर्णिया की 2 बेटियों ने। गरीब ऑटो चालक की दोनों बेटियां एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी हैं और अब एक बेटी का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। पूर्णिया की 14 साल की शालिनी का चयन साइकिलिंग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। शालिनी 2017 में एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी है, जबकि शालिनी की बड़ी बहन तान्या भी एथलेटिक्स में 3 बार नेशनल खेल चुकी है। और ये सब संभव हो सका है शालिनी और तान्या के पिता दिनेश की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण। पेशे से ऑटो चालक पिता दिनेश की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज शालिनी का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो सका। खेलो इंडिया का ट्रायल हुआ था, तो ट्रायल दिए तो इतने आगे तक पहुँचे। हमारे पापा सुबह सुबह 3 बजे ही उठा देते थे, बेटा चलो प्रैक्टिस करना है तो ले तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं लेके चलूँगी।
तो सुबह सुबह मेरे पापा बाइक से रहेंगे और हम लोग रोड रनिंग करते जाते थे। रोड रनिंग करके जाएंगे, फिर स्टेडियम जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। गरीब ऑटो चालक दिनेश ने दंगल फिल्म की पटकथा को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। दिनेश ने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेटियों की सफलता के आड़े नहीं आने दिया। बेटियों की सफलता से दिनेश खुद को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरा ख्वाहिश हमारी बेटी हमको पूरा करके दी। कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि आगे हमारे और बेटियाँ गोल्ड लाए, उससे आगे और बढ़े, उससे आगे और बढ़े। बहरहाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शालिनी का चयन होने के बाद अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा उसे ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत है राज्य सरकार भी आगे बढ़कर ऐसे खिलाड़ियों की मदद करे ताकि गरीबी और अभाव के कारण देश की प्रतिभा दम न तोड़े। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। जमुई के चकाई में माधोपुर के पास बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। जल्द ही ये पार्क आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। नेशनल हाईवे से सटे इस पार्क का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के चकाई प्रखंड का वो रास्ता जो देवघर जाता है, उस एनएच पर सरकार ने 110 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण करवाया है, जो जल्द ही आम लोगों को लिए खुल जाएगा। वन विभाग और सरकार के पहल से इस पार्क का निर्माण कराया गया है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के तमाम कोशिश उपाय किए गए हैं। खास करके भगवान महावीर की जन्मस्थली कहे जाने वाली जमुई के जो भगवान महावीर के नाम से ही इस पार्क का नामकरण भी होगा, जो जानकारी वन विभाग के द्वारा मिली है। सबसे खास बात है कि इस वन विभाग के द्वारा जो बनाया गया है ये बायोडायवर्सिटी पार्क, इसमें भगवान शिव से जुड़ा हुआ रुद्रवन, वहीं रामायण काल से जुड़ा हुआ जो अशोक वाटिका जो सीता हरण से संदर्भित है, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। साथ ही कल्प वृक्ष का एक वन भी लगाया गया है, जहाँ लगभग 300 कल्प वृक्ष का पौधारोपण किया गया है। जैव विविधता, जल का संरक्षण की बात हो, चाहे वन संपदा की रक्षा की बात हो, पेड़ पौधों की बात हो, यहाँ तमाम हर तरह के रंग भरे गए हैं ताकि यहाँ आने वाले लोग पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को समझे। साथ ही यहाँ पर दूर से आने वाले लोग पर्यावरण संरक्षण को जाने, इसकी तमाम कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही यह पार्क आम लोगों के लिए खुल जाएगा। वैसे इस बायोडायवर्सिटी पार्क को इको पार्क का नाम भी दिया गया है। भगवान महावीर से जोड़कर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का यह पहल है कि यहाँ पर आने वाले लोग पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ख्याल रखें, साथ ही इलाके का विकास हो। चूँकि देवघर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार और झारखंड का यह केंद्र बिंदु होगा पर्यटन को लेकर आने वाले दिनों में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।